एनटीए यूजी सिलेट जेआरएफ परीक्षा 2024 इतिहास व्याख्यान इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र का हल निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राचीन भारत के गणों या शंखों के बारे में सही है? उनका कोई वंशानुगत राजा नहीं था। वे तथ्य आधुनिक लोकतंत्र के समान थे। एक अस्थायी सेना उनकी सबसे बड़ी परिसंपत्ति थी। ये बौद्ध मठ विषय एवं संगठन की प्रक्रिया ने गणों को आत्मसत्ता कर लिया था। ईस्वी में 1777 के राजा थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, बी और ई सही है, सी गलत है। एक अस्थायी सेना उनकी सबसे बड़ी परिसंपत्ति थी नहीं। सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में डेविस ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के उद्देश्य से भारत में गणतंत्रों की खोज की। यह गणतंत्र आधुनिक गणतंत्र लोकतंत्र के समान नहीं थे। गणतंत्रों में शक्ति एक कुलीन तंत्र के हाथों में निहित रहती थी, अतः उनका कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध संघ नहीं गणों की प्रणाली पर कार्य करते थे। एक पंत्र जातक में कहा गया है कि निचली गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। वहां हमेशा 1707 राजाओं द्वारा राज्य चलाया जाता था। 6वीं शताब्दी ईस्वी के राजतंत्रों ने मजबूत सैन्य संगठन खड़ा कर लिया था, परंतु गणतंत्र में ऐसा नहीं था कि निचले गणराज्य के पास शक्तिशाली सेना थी, परंतु शक्तिशाली में सैनिक कृषि एवं अन्य के संलग्न हो जाते थे। निम्नलिखित बोधिसत्वों में से कौन सा करुणा के रूप निरूपित करता है? अतीम अतीमताप, मंजूश्री, वज्रपाणी और अवलोकन। बौद्ध के अनुसार एक व्यक्ति को आत्मज्ञात के मार्ग पर वह एक बोधिसत्व है और पूर्ण ज्ञान के बाद बुद्धत्व को प्राप्त करता है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व करुणा के बोधिसत्व है। महान संप्रदाय के अनुसार बिना संसार के समस्त प्रणालियों का उद्धार किए वे स्वयं निर्वाण नहीं प्राप्त करेंगे। मैत्रेय को भविष्य को बोधिसत्व माना जाता है। मंजूश्री बोधिसत्व बुद्धि को निरूपित करते हैं और वानप्रस्थ प्राणी शक्ति को निरूपित करते हैं। अंतिम महायान बौद्ध धर्म के 5 ध्यानी बंधु में से एक है। 1857 में विद्रोह के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें तथ्यों तथा सही उत्तर का चयन करें। मेरठ से सिपाहियों ने दिल्ली शहर में प्रवेश कर राजनीतिक एजेंडा साइमन हेजर को मार डाला। 19वीं नेटिव इंफेंट्री जिसमें एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया था, वह बहरामपुर में स्थित थी। खान बहादुर, जिसने बर्लिन में कमान संभाला, वह रेजिमेंट के पूर्व शासक का वंशज था। 7वीं अवध रेजिमेंट कंपनी के प्रति वफादारी रही है। राजीव वकालत को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया था। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। ए, बी, सी, ई सभी सही है। फरवरी 1997 में बंगाल के बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नीडल राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें
के गाय एवं सुअर की चर्बी पीने वाले की अफवाह फैली थी। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह की अवधि शुरुआत किया। 11 मई को सुबह को मेरठ के सिपाही ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। राजनीतिक एजेंडा साइमन के प्रेत समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। बहादुर शाह जफर ने स्वयं को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। रोहिली खंड के पूर्व नवाब हाफिज रहमान खान के पोता खान बहादुर ने बेलवी में इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जो लखनऊ में अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र हिजरत कादिर को नवाब घोषित कर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। 2 मई 1857 को 7वीं अवध रेजिमेंट की सैनिक ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन कंपनी द्वारा जल्दी ही इस विद्रोह को दबा दिया गया। यूजीसी ने अंतिम उत्तर कुंजी में हिंदी भाषा में विकल्प डी न छापने के कारण प्रश्न पुस्तक से इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर डिलीट कर दिया गया। पूरन चंद एक हिंदू निम्नलिखित में से किस शासक के अधिक दीवान था? निजाम उल मुगल। हैदराबाद राजा की स्थापना निजाम उल मुगल और शाहजहां ने 1724 ईस्वी में किया था। निजाम उल मुगल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं किया, किंतु व्यवहार में वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करता था। उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए एक हिंदू पूर्णचंद्र को अपना दीवान नियुक्त किया था। सूची 1 सूची 2 को सूची 2 में सुमित कीजिए। एटोनियोग्रासी concept of hegemony or Derrida discussional and defension. Mark Bloch, Annals School, Karl Marx, Dialogue Materialism. The Meanings of the Darkan. पुस्तक के लेखक कौन थे? हारून खां शेरवानी। और द मीनिंग ऑफ द दर्पण पुस्तक के लेखक हारून खां शेरवानी थे। यह पुस्तक 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रोफेसर हारून खान शेरवानी एक भारतीय इतिहासकार और लेखक थे। मौलाना आजाद राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा इनके सम्मान में दक्कन अध्ययन केंद्र की स्थापना किया गया है। अजंता कलाचित्र में बुद्ध की माता को किस रूप में चित्रित किया गया है? एथेनियन मैट्रॉन। अजंता का चित्र बुद्ध की माता को किस रूप से चित्रित किया गया है? एथेनियन मैट्रॉन। एथेनियन मैट्रॉन शब्द का एथियोन की विवाहित महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है। एथेनियन मैट्रॉन का 2 मुख्य कार्य होता है, यथा बच्चे पैदा करना तथा धन चलाना। अजंता के विवाह संख्या 2 में इन्हें चित्र की श्रृंखला मिलती है, जिसमें बुद्ध की माता देवी माया देवी का स्वयं कच्छ चित्रित है। इसके आगे बौद्धिस्ट महादेवी तथा सुपोषण का चित्र बना है। साथ में परियाचिकाओं के भी चित्र है। इसके आगे बुद्ध के जन्म की अलैंगिक कथा चित्रित है। इन्हीं चित्रों के संबंध में कुछ इतिहासकार माया देवी को एथियन मैट्रॉन कहते हैं। हम विजयनगर के नायक प्रणाली को समानती प्रणाली के रूप में क्यों देख सकते हैं?
न्यायिकों की नियुक्ति राज्य द्वारा नहीं की जा सकती थी। न्यायिकों की स्थापना शासकों द्वारा नहीं किया जा सकता था। न्यायिक विजयनगर राज्य के पहले से थे। सभी न्यायिक कला और मंदिरों के बड़े संरक्षक थे। काकतीय यावत राजवंशों के प्राप्ति प्रमुख के रूप में सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें न्यायिक कहा जाता है। न्यायिक व्यवस्था का विकसित स्वरूप विजयनगर साम्राज्य में दिखाई पड़ता है। न्यायिक प्रणाली को विजयनगर प्रशासन में समांति प्रणाली के रूप में परिभाषित करने का प्रयास इतिहासकारों ने किया है। विजयनगर साम्राज्य में सेनानायक की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। नायकों को राजा लंबी लंबी जोत के खंड कृषि योग्य भूमि चेतन के रूप में प्रदान करते थे, जिन्हें आयमरम कहा जाता है। इनका प्रमुख कार्य सेना को संगठित करना, आवश्यक पड़ने पर सेना सहित राजा के साथ युद्ध में सम्मिलित होना, जनता की सुरक्षा करना आदि भी था। नायकों को केंद्रीय शासन प्रणाली की ओर से अनेक स्वतंत्रता तथा विशेषाधिकार प्राप्त थे। यदि नायक राजा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता था तो राजा उसे पद से हटा सकता था। कुछ इतिहासकारों ने न्यायिक व्यवस्था को प्रांतीय शासन व्यवस्था के समतुल्य घोषित किया है। विजयनगर शासक के पतन में भी नायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोई भी विकल्प सत्य न होने के कारण यूजीसी नीट ने इसे प्रश्न को अंतिम उत्तर कुंजी के मूल्यांकन से बाहर कर दिया। इस इतिहास के लेखन में किस परंपरा के माध्यम से मूल स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत हुई है। इतिहास लेखन के बर्लिन क्रांति से 1833 ईस्वी के लगभग ने बर्लिन में इतिहास लेखन के संबंध में कई सेमिनारों में भाषण दिए। रूकी के भाषणों की श्रृंखला ने इतिहास लेखन की क्रांति ला दिया, अतः इसे बर्लिन क्रांति कहा गया है। इसे क्रांति स्रोत प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना एवं उसका प्रस्तुति करना सिखाया जाता है। इस प्रकार मूल स्रोतों के आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति से होती है। सूची 1 सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए। पारसी इंडियन आर्किटेक्चर इस्लामिक पीरियड इरफान हबी ग्रेडियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया के आई लियोनार्डो द ग्रेट फर्म थियोरी ऑफ मुगल एम्पायर के आर कानून हिस्ट्री ऑफ द जार्सल ब्रिटिश काल के दौरान भू-राजस्व बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कौन सा कथनों का चुनाव करें। खान कंपनी के नवाब दीवान की तरह मोहम्मद राजा खान कंपनी के नवाब दीवाना की तरह काम कर रहे थे। फार्मिक सिस्टम प्रणाली के रूप में एक प्रणाली 1765 में आरंभ की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि के स्वामित्व के अधिकार जमींदारों में निहित हो गए। चार्ल्स मेटकाफ द्वारा 1792 ईस्वी में बड़ा महल में रैयती प्रणाली आरंभ की। आर एम बर्थ ने संपूर्ण महल या राजकोषीय यूनिट के राजस्व का आकलन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण उपलब्ध कराया। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल ए, सी और ई सही है। क्लाइक ने 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली लागू किया है। कंपनी में दीवानी कार्य के लिए
तो उप दीवान बंगाल में मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए राजा से स्थायी राय नियुक्त किया है। मोहम्मद राजा खां को उप नाजिम का पदभार भी दिया गया है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में दोहरी शासन पद्धति समाप्त कर दिया है। हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में भी भू राजस्व वसूली के उद्देश्य से फार्मिंग सिस्टम लागू किया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 हलसाला प्रणाली लागू किया, जिससे 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है। मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रथम भूमि व्यवस्था बरामहल जिले में 1792 में कैप्टन रीड ने टॉमस मुनरो की सहायता से लागू किया, जिसे रियायती प्रणाली कहा जाता है। 1833 के रेगुलेशन के पश्चात आर मार्टिन बर्थ को उत्तर भारत एवं अवध में भू राजस्व विकसित करने का दायित्व दिया गया है। बर्थ ने संपूर्ण महल या राजकोषीय यूनिट के राजस्व का आकलन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण उपलब्ध कराया है। इस प्रणाली को महावारी प्रणाली कहा जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को प्रथम बार विधि सदस्य बनाए जाने हेतु निम्नलिखित में से किस अधिनियम को माध्यम बनाया गया था? मार्लेमेटो फार्म 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में गवर्नर जनरल को एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में नामित करने की अनुमति प्रदान की गई है। गवर्नर जनरल के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में समिति होने वाला प्रथम भारतीय एवं विधि सदस्य थे। भारत के आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। 1861 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांतों में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें दिल्ली और आगरा बुरी तरह से प्रभावित हुए। उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा और मुख्य प्रभावित क्षेत्रों सी ऑफ कालामिटी के रूप में वर्णित किया गया है। 1868 से 69 में राजपूतानों में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें मारवाड़, बीकानेर, अजमेर के क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 1866 से 67 में मद्रास प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा, जो बेल्लारी, सेलम, कोयम्बटूर और दक्षिण आर्कट तक फैला है। 1868 से 69 में पंजाब और बंबई और ऑस्ट्रेंड प्रवंशी के रूप में भी अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है? ए, बी, सी, डी, ई सभी सही है। कंपनी शासन के अधीन भारत में विभिन्न भागों में लगभग 12 अकाल और भीषण सूखे पड़े हैं, जबकि क्राउन के प्रशासन के अधीन लगभग 10 अकाल और कई सूखे पड़े हैं। भारत में अकाल से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। 1860 से 61 में उत्तर पश्चिम प्रांतों में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें दिल्ली और आगरा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 1866 से 67 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा है और मुख्य प्रभावित क्षेत्रों में सी ऑफ कैलामिटी के रूप में वर्णित किया गया है। 1868 से 1869 में राजपूताना में भयंकर अकाल पड़ा है, जिससे मारवाड़, बीकानेर, अजमेर के क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 1866 से 67 में मद्रास प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा, जो बेल्लारी, सेलम, कोयम्बटूर और दक्षिण कर्नाटक तक फैला है। 1868 से 69 में पंजाब, बंबई और सेंट्रल प्रोविंस के क्षेत्रों में भी अकाल पड़ा है, जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है।
इतिहास तथा विज्ञान में मौलिक भेद को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को पारंपरिक रूप से प्रयोग किया गया है। इतिहास में अन्य रूपों से अनूठे जबकि विज्ञान समान परिघटनाओं का अध्ययन करता है। विज्ञान में इतर इतिहास में धर्म तथा नैतिकता शामिल होते हैं। इतिहास केवल दार्शनिक विषयों से संबंधित है। इतिहास भविष्यवाणी करने के सक्षम है। इतिहास सबको की श्रृंखला है। ए, बी और डी सही है। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। समानता इतिहास यह दिखाता है कि ऐतिहासिक घटनाओं के अतीत को कैसे आकार दिया अथवा वर्तमान को कैसे आकार देना जारी रखा है। विज्ञान हमारे आसपास की भौतिक दुनिया का विश्लेषण है। विज्ञान ब्रह्मांड के संचालन के नियमों को समझने का प्रयास करता है। इतिहास एवं विज्ञान में निम्नलिखित मौलिक भेद हैं। इतिहास अन्य रूपों से अनूठे जबकि विज्ञान सामान्य परिघटनाओं का अध्ययन करता है। विज्ञान से इतर इतिहास में धर्म तथा नैतिक शामिल होते हैं। इतिहास भविष्यवाणी करने में सक्षम है जबकि विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नौ प्रशस्त्र स्थल है। मेहरगढ़ मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान को प्रांतों में बोलन दारे के निकट अवस्थित है। यह एक प्राचीनतम नवपाषाणिक नौप्रस्तर स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषिकों के साथ मेहरगढ़ लहुरादेव और कोलबिहवा से प्राप्त होते हैं। खेलबड़ी की गुफाएं राजस्थान के झालावाड़ जिले में कोलबी गांव में स्थित है जिस पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। यहाँ बौद्ध स्तूप एवं चैत्य भी मिलते हैं। एक गुफाएं 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुई थी। मसूलीपट्टनम एक बंदरगाह शहर है जो 17वीं शताब्दी में व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसकी खोज 1992 में अमलानंद घोष ने किया था। इतिहास के लेखन हेतु पाद टिप्पणी के प्रयोग में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। पाठ्य में दिए गए वाक्यांशों के लिए सटीक संदर्भ को इंगित करना। पाठ में नहीं उल्लिखित अथवा विस्तृत से नहीं बताए गए विषयों की व्याख्या करना है। पाठक को स्रोत के मध्य में निश्चयात्मक कथन की वैधता के बारे में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान करता है। लेखन की दृष्टिकोण तथा इतिहास के लेखन की परंपरा स्कूल के बारे में जागरूकता पैदा करना। फुट नोट पादप टिप्पणी वे नोट्स होते हैं जो किसी पृष्ठ अंत में रखे जाते हैं और पाठ्य के कुछ हिस्से को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेखक कई उद्देश्यों के लिए फुटनोट का उपयोग करते हैं। पाठ में दिए गए वाक्यांश के लिए सटीक संदर्भ को इंगित करता है। पाठ में नहीं उल्लिखित अथवा विस्तृत से नहीं बताया गया है कतिपय विषयों की व्याख्या करना। पाठ्य को स्रोत के माध्यम से निश्चयात्मक कथन की वैधता के बारे में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान करना।
निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्थानों में से एक थे? विक्रम चंद्र चटर्जी 24 जनवरी 1857 को स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय एशिया का पहला बहुविषयक और पश्चिम पद्धति पर आधारित विश्वविद्यालय था। प्रारंभ में कलकत्ता विश्वविद्यालय केवल एक संबंधीय और परीक्षा निकाय के रूप में कार्य करता है। सभी शैक्षिक और शिक्षा कार्य घटक कॉलेजों में किया जाता था। 1858 में स्नातक परीक्षा में बैठक 8 परीक्षाओं में 2 परीक्षार्थी सफल हुए थे। ये 2 परीक्षार्थी बंकिम चंद्र चटर्जी तथा जादूनाथ बोस थे। संविधान के उद्देश्य संकल्प का प्रारूप किसने तैयार किया था, जिसे संविधान के दर्शन और मूल विशेषताओं का उल्लेख था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान के उद्देश्य संकल्प और प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इसमें संविधान का दर्शन एवं मूल विशेषताएं उल्लेखित है। उस उद्देश्य संकल्प वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्थापित दिसंबर 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान सभा में रखा था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। कर्पूरमंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? राजशेखर कन्नौज के प्रतिहारवंशी शासक महेंद्रपाल 809-908 तथा महिपाल 910-940 के दरबार में रहते थे। राजशेखर प्रसिद्ध सांस्कृतिक कवि एवं नाटककार थे। इनकी 5 प्रमुख रचनाएं, जिसमें से बालक रामायण, बाल भारत, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। इस वर्ष में विक्रम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ था। 1882 ईस्वी में विक्रम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1858 को बंगाल में हुआ था। वे एक राष्ट्रीय कवि, पत्रकार एवं उपन्यासकार थे। उन्होंने बंगाली साहित्य का सम्राट कहा जाता था। उन्होंने 1810 के दशक में वंदे मातरम लिखा था, जो स्वदेशी आंदोलन के पास राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना गया है। चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास 1882 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशित किया है। आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत को जोड़ा गया है। इनकी अन्य कृतियां हैं देवी चौधरानी, दुर्गेशनिधि, कलकुंडल एवं विश्व वृक्ष। निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की कार्ल कॉपर ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की है? द ओपन सोसाइटी एंड ईस्ट इनविजन और दी पोटी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। कॉल रेमंड पावर का जन्म 28 जुलाई 1902 को विजियान में हुआ था। पावर 20वीं सदी के महान सामाजिक एवं राजनीतिक दार्शनिक थे। पावर के लिए विज्ञान के दर्शन में केंद्रीय सामाजिक विज्ञान एवं वैज्ञानिक के मध्य अंतर करना था। कार्ल पावर ने कई पुस्तक लिखी है, यथा दी ओपन सोसाइटी एंड ईस्ट इनविजन, दी पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, द लॉजिक ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरी इत्यादि। ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा भारत में किस वर्ष उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रयोजन किया गया है?
1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और क्राउन द्वारा ब्रिटिश सम्मान प्रारंभ किया गया है। क्राउन ने समान दंड संहिता, सिविल और आपराधिक प्रक्रिया संहिता इत्यादि पारित किया है। इसी क्रम में 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 प्रेसिडेंसियों को एक उच्च न्यायालय के गठन का अधिकार दिया गया। लिखित लेखक क्रॉनिकल पुस्तक का सही उद्गम है अब्दुल फजल अकबरनामा, जियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहादरी, निजामुद्दीन अहमद, तारिख ए अकबरी, अमीर खुसरो, किरार उस सादेन और मिफ उफ़ का आशिका, तुगलकनामा, खाफी खान, मुताखब अल-अबूलुबा। कौन से जैन तीर्थ या जैन धर्म के में कृष्ण से संबंधित है? नेमिनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ थे। ऋग्वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं नेमिनाथ का उल्लेख मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। उनके माता पिता का नाम रानी शिव देवी और राजा समुद्र विजय था। नेमिनाथ की शिक्षा अहिंसा के महत्व, भौतिक संपत्ति से वैराग्य और आध्यात्मिक खोज पर बल देती है। इन्हें गिरनार पर्वत पर कैलव की प्राप्ति हुई थी। 9वीं सदी में चंदेल तथा कर्पूरी द्वारा जीते गए क्षेत्रों की पहचान कीजिए। कर्नाटक गौड़ा रामगढ़ रंग। 9वीं शताब्दी तक पाल शक्ति का पतन हो गया, क्योंकि उनके कमजोर उत्तराधिकारियों को राष्ट्रकूटों के प्रतिहारों से पराजित होना पड़ा। असम उड़ीसा ने स्वतंत्रता घोषित कर दिया। चंदेलों और चूरियों ने दावा किया है उनकी सेनाओं ने गौड़ अंग को पराजित किया है। 10वीं सदी तक महिपाल प्रथम के नेतृत्व में पाल वंश का पुनः उदय हुआ। निम्नलिखित संस्कारों में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते हैं? सीमांतोत्तयन और गर्भधारण और पुष्पवन। भारतीय संस्कृति संस्कार प्रधान है। हमारे ऋषभ मुनियों ने मानव जीवन को 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने का साधन माना है। चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए सत्कर्मावन होना आवश्यक है। अतः चारों ने जन्म के पूर्व से लेकर मृत्युपन संस्कारों की व्यवस्था दी है। संस्कारों की संख्या पर शास्त्रों में मत विभिन्नताएं हैं। सामान्यतः 16 संस्कार माने गए हैं। संस्कारों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, यथा पुनर्जन्म के संस्कार, जन्म के पश्चात के संस्कार, मृत्यु के पश्चात का संस्कार, पुनर्जन्म के संस्करण के अंतर्गत गर्भधारण संस्करण, पुष्पवन संस्करण और सीमांतोन्नयन संस्करण
संस्कार आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण भूवेशनाशनों के रूप और शैली को नहीं दर्शाता है? यज्ञ की देवी। हिंदू धर्म में यज्ञ की परंपरा वैदिक काल में चली आ रही परंपराओं के अनुसार मनोकामनाओं की पूर्ति अथवा उसे किसी बुरी घटना को टलने के लिए यज्ञ का संपादन किया जाता है। यदि इन्हीं यज्ञों के संपादन के लिए यज्ञ देवी का निर्माण किया जाता है। प्रथम सूत्र में यज्ञ देवी निर्माण की विधि दी गई है। महापाषाण तुंग गत्र तुंग और प्रकार छिद्र महापाषाण काल में समाधान का प्रकार है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ था? बीबी का मकबरा औरंगाबाद और सफदरजंग मकबरा दिल्ली। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। यह मकबरा औरंगजेब के कार्यकाल में राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां राबिया उल तैरानी की याद में 1651 ईस्वी से 1661 के मध्य बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के अवध के नवाब शुजा उल दौला ने 1754 ईस्वी में दिल्ली में बनवाया था। जमता खां मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिलजी खान ने 1315 से 1325 के मध्य करवाया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दौलताबाद किले का निर्माण यादव राजभिलम पंचम ने 11वीं सदी ईस्ट इंडिया ईस्वी में करवाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में सन 1296 से 1316 के बीच शासन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के मध्य दिल्ली का शासन था। यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसका वास्तविक नाम अली गुरु सभ्य था। अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधारों के तहत बाजार व्यवस्था जैसी अद्वितीय व्यवस्था लागू किया है। इसने सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में भी किया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक W.H. मॉरलैंड ने नहीं लिखी है? विलियम हैरिसन मैरलैंड 1868 से 1938 एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे। इन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास पर कई पुस्तकें लिखी है, यथा द ग्रेट सिस्टम ऑफ द मुस्लिम इंडिया, द एथ ऑफ अकबर, फ्रॉम अक्टूबर टू औरंगजेब इत्यादि। some aspects of Muslim एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक आर पी त्रिपाठी है। द मुगल नॉवलिक खंड औरंगजेब पुस्तक के लेखक अतर उगली है। यूजीसी ने अंतिम उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न को मोरलैंड की पुस्तक इंडिया द डेथ ऑफ अकबर के स्थान पर औरंगजेब ने दिया चुनने के कारण इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। मिर्जा कामरान,
मिर्जानामा केशव दास राशि प्रिय और पादव शाहनामा शाह जहां गुलबंद बेगम हुमायूं मिर्जा गालिब दीवान 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 ए दीवान ए गालिब अलाउद्दीन खिलजी बाजार सुधारक और मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी को दौलताबाद ले जाना इल्तुतमिश बगदाद एक चहलगन इब्राहिम लोदी पानीपत का युद्ध इंडिया ऑफिसिएशन सीक्रेट एक्ट कब पारित किया गया था जिसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है 1904 ईस्वी में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 में पारित किया गया है जिसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था औपनिवेशिक शासन में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए समांतर राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी के मुद्दों पर आधिकारिक द्वारा सूचना को गोपनीय रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889 में पारित किया है वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इसे द इंडिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 के रूप में अधिक कठोर बनाया गया है जिसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मेल का चयन कीजिए हुंडी हुंडी विनिमय पत्र और जाजिया इस्लामिक राज्य द्वारा गैर मुस्लिम पर लगाया गया कर और तकावी तहसीली ऋण तहसील परगना ख्याल राजस्थान में हस्तलिपि के रूप में इतिवृत्त काशी एक प्रमुख शहर था जिसका अपना अंतर्देशीय पतन था संगम काव्यों में वर्णित कराची कालांतर में पल्लवों की राजधानी के रूप में एक प्रसिद्ध मंदिर वाला शहर बना है जिसका अपना अंतर्देशीय पतन था ऐसा संभव है कि वर्तमान का निरेयपारू की स्रोत में वसा मुद्राम का बंदरगाह था पल्लर नदी के मुहाने पर स्थित वसा मुद्रम कांची को समुद्र से जोड़ता है यहाँ पर किए गए पुरातात्विक उत्खनन को रोम दुहती सुराही चक्रित रॉलेट मित्रभांड और मटकेन मिले हैं किंतु बैलॉर्ड एंड रेड मित्रभांड नहीं पाया गया है निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और उन्हें सबसे पहले से बाद के क्रम में स्थापित वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए आत्मीय सभा 1814 से 15 हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 सेमरमपुर कॉलेज 1818 पूना संस्कृत कॉलेज पेचातवर्ती डेकनॉल कॉलेज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 बाल गंगाधर तिलक के निम्नलिखित कार्यकलापों विचार कीजिए और उन्हें पुरातन से आरंभ कलानुसार व्यवस्थित कीजिए पारंपरिक गणपति उत्सव शुरू किया है केसरी का संपादक शुरू
किया है। सरकार से माफी मांगने से आविष्कार किया था। उन्हें 18 महीने का श्रम कारावास दिया गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? सी, बी, ए और डी, ई, सी। केसरी संपादक का शुरुआत 1881 ईस्वी में। पारंपरिक गणपति उत्सव का शुरुआत 1893 ईस्वी में और शिवाजी उत्सव का आयोजन आरंभ किया गया था 1895 ईस्वी में। सरकार से माफी मांगना स्वीकार किया था। उन्होंने 18 महीने का श्रम कारावास दिया गया 1897 ईस्वी में। भूमि और इसके उत्पादक अधिक दावों के क्रम में मुगल भारत में कौन भूमि का मालिक नहीं था? मुजारिन। मुगल काल में मुजारियन भूमि का मालिक नहीं होता था, जबकि खुदकाश्त पहिया काश्त था। मुकरी रियाया भूमि के मालिक होते थे। खुदकाश्त वे किसान थे जो अपने स्वयं की जमीन पर खेती करते थे। जिन की जमीन उसकी गांव में स्थित होती थी, जिसका वह निवासी हो। पहिया काश्त किसानों की एक दूसरी कोटि थी। खुदकाश्त किसान की तहत पहिया काश्त किसान भी भूमि का मालिक होता था। भूमि पर स्वयं खेती करता था। वह खेती करने के लिए दूसरे गांवों में भी जाता था। उनके पास अपने बैल और हल भी थे। तीसरे कृषक वर्ग मुकरी रियाल था, जिसके पास अपनी जमीन होती थी। तथाकथित राजवंशिक के लेखक थे विद्यानंद अकलकांक। तात्विक राजवर्तिका के लेखक विद्यमान अंकलक देव और आर्यभट्ट अंकलकों के नाम से भी जाने जाते हैं। यह एक सैन्य तर्कशास्त्री थे, जिनकी सांस्कृतिक भाषा की रचनाएं भारतीय तर्कशास्त्र में मील के पत्थर के रूप में देखी जाती है। ये 720 ईस्वी से 780 ईस्वी तक रहे तथा जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। उन्होंने अनेकतावाद के दर्शन के विकास में हुआ योगदान दिया, इसीलिए उन्हें जैन तर्कशास्त्र का गुरु कहा जाता है। निम्नलिखित मराठा नेताओं सिपाहियों पर विचार करके तथा दी गई संबंधित घटनाओं की प्राचीनतम से प्रारंभ कर क्रमवार सजाएं। पेशवा बालाजी बाजीराव। नाना साहब की मृत्यु 1761 ईस्वी में। पेशवा माधव राव की मृत्यु 1765 ईस्वी में। महादजी संध्या की मृत्यु 1894 ईस्वी में। सोबाई माधव राव की मृत्यु माधव नारायण राव 1795 ईस्वी में। नाना फडणसीव की मृत्यु 1800 ईस्वी में। सूची को मिलान कीजिए। पुलिस से निचले दर्जे के कर्मचारी, गेवायक और अस्पताल के दौरान कोषागार को भरने के लिए कठोर उपाय प्रणव प्रक्रिया। मौर्य के अंतर्गत अधिकारियों के दौरे पर भेजने की प्रथा अनुसायन निषिदिया से संबंधित कुमार संभव सूची को सूचित सम्मिलित कीजिए। रमा वर्मा मलयालम वारसी शाह पंजाबी शाह अब्दुल लतीफ सिंधी दयाराम गुजराती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 1884 वर्ष 1884 में एओन हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है।
कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में जनता में बढ़ती गरीबी की ओर ध्यानाकर्षण किया गया है। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में दृढ़ता से घोषित ध्येय तथा सुधार क्रांति नहीं है। कांग्रेस में 1888 में विलियम डेविड के अंतर्गत लंदन में एक भुगतान एजेंसी की स्थापना की है। हुमायूं ने भारत में किसान की क्रांति का पूर्वानुमान करते हुए कांग्रेस नेताओं को एक गोपनीय परिपत्र जारी किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नीचे दिए गए कथनों का सही उत्तर इस प्रकार है। 1884 ईस्वी में हुम्प ने इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना की तथा बाद में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर उसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया है। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कलकत्ता में हुआ है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जनता की बढ़ती गरीबी की ओर ध्यानाकर्षण किया है। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के नेतृत्व में अध्यक्ष में मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन के दृढ़ता घोषित अध्यय तथा सुधार न क्रांति। कांग्रेस ने 1888 ईस्वी में विलियम डेविड के अंतर्गत लंदन में एक भुगतान एजेंसी की स्थापना की है। हुमायूं ने भारत में किसान क्रांति का पूर्वानुमान करते हुए कांग्रेस के नेता को एक गोपनीय परिपत्र जारी किया है। नीचे दिए गए सूचियों से दो सही युग्मों का चयन कीजिए। राठौर जोधपुर, सिसोदिया उदयपुर, कर्नाटुर्की मध्य एशियाई अनातोलिया के मूल निवासी, मालिक कपूर गुजरात, करनी मताम मंदिर बीकानेर। किसी आयोग ने भाषी आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करने की सलाह दी है क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था और यह प्रशासनिक दृष्टि से भी असुविधाजनक था। धर आयोग का गठन 1948 ईस्वी में भाषी आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करने की सलाह दी गई क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था और यह प्रशासनिक दृष्टि से भी असुविधाजनक थी। इस वजह से संविधान सभा ने संविधान में भाषाई सिद्धांतों को शामिल नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि सरकार में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में पूर्ण राज्य गठन अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है। नीचे दिए गए सूचियों में सूची किसी संबंध शाही घराने से नहीं था। अलनका जेबुनिसा, गुलबन बेगम, अनगा जहारा और रोशन आरा इत्यादि महिलाएं मुगल शाही घराने के संबंधित थे, जबकि अल्लाह देवी कश्मीर की कवियत्री अंदाल दक्षिण भारत की संत महिला थी। ये दरबार अलवार संतों में से एक है। दक्षिण की मीरा कहा जाता है। चांद बीवी एक भारतीय शासिका का योद्धा थी। इन्होंने बीजापुर सुल्तान की संरक्षक अहमदनगर की शासिका के रूप में कार्य किया। चांद बीवी अहमदनगर की हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी।
अपराजिता परीक्षा से उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को इनके द्वारा नियंत्रित गांव के सदस्यों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चतुरामसिका 1000 ग्राम प्रमुख लघु समात 5000 ग्राम प्रमुख समात 10,000 ग्राम प्रमुख महासमांत 20,000 ग्राम पूर्ण मंडलिका 50,000 ग्राम प्रमुख महामंडलेश्वर 1,00,000 ग्राम प्रमुख। सतवाहन का शाब्दिक अर्थ है सिंह वाहन जिसका सतवाहन शासक ब्राह्मणी थे। मत्स्य पुराणों में इस राजवंश 30 राजा बताए गए हैं जिन्हें कुल 460 वर्षों तक शासन किया है। वायु पुराण में 19 राजाओं की सूची दी गई है। आर्य लेखकों में इनको शतवाहन कहा गया है। अशोक ने 12वें शिलालेखों में अंध्रों का उल्लेख हुआ है। वही पुराणों में इन्हें अंध्र भी कहा गया है। अशोक की धम्म नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अशोक के अभिलेख में धम्म उल्लेख है। विषय अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। सदाचारण और सामाजिक उच्चार दायित्व धम्म के भाग्य थे। अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू आपस में समान और सौहार्द था। अशोक ने स्वयं को धम्म के शिक्षक के रूप में घोषित किया है। डी केवल ए और सी और डी और ए। अशोक अपने धम्म के कारण ही विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। सार्वभौम धर्म के सर्वप्रथम निरूपण का श्रेय इसी को दिया जाता है। संस्कृत के धर्म को ही प्राकृतिक में धम्म कहा गया है। धम्म का उल्लेख अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेखक में किया है। दूसरे स्तंभ लेखकों में अशोक ने प्रश्न अशोक ने अपने धम्म के कारण ही विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। धर्म के सर्वप्रथम निरूपण का श्रेय इसी को दिया जाता है। संस्कृत के धर्म को ही प्राकृतिक में धम्म कहा गया है। धम्म का उल्लेख अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेखक में किया गया है। दूसरे स्तंभ लेखक में अशोक के प्रश्न उठाया कि धम्म क्या है। इसका उत्तर वह दूसरे और 7वें लेखक ने देता है। वह गृह की सीधी पूर्व एवं जटिल रामेश्वर लघु शिलालेख में धम्म का सारांश दिया है। अशोक का धम्म का एक धार्मिक सिद्धांत के बजाय नैतिक दिशा निर्देश का समूह था जिसे नैतिक व्यवहार सामाजिक सामंजस्य सदाचारण सामाजिक उत्तरदायित्व आपस में सामान्य और सौहार्द तथा अहिंसा पर जोर दिया गया था। अशोक ने स्वयं को धम्म के शिक्षक के रूप में घोषित किया। निम्नलिखित में से किस इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास लेखन में काल्पनिक भाषाओं के समावेश का प्रयोग किया है?
यूसीथाइसिडिस यूनानी इतिहासकार यूसीडाइसिड ने अपने इतिहास लेखन में कलादीप भाषणों के समावेश का प्रयोग किया है। यूसीडाइसी ने इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूसीडाइसी ने हेरोडोटस से भिन्न रूप में इतिहास को देखा तथा इसे कलात्मक शैली और अलौकिकता से मुक्त कर दिया था। वह ऐतिहासिक सत्य पर बल देता था और इसे सरल शैली में लिखता था। यूसीडाइसिटी ने अपने लेखन का मुख्य विशेष पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक के रूप में व्यवस्थित कीजिए। त्रिशास्त्री लक्षण महापुराण 978 ईस्वी में लोकोपकार 1025 ईस्वी में मणिनाथ पुराण 1105 ईस्वी में उदयदीप अलंकार 1150 ईस्वी में मदन विजय 1235 ईस्वी में। निम्नलिखित भारतीय इतिहास लेखन की परंपराओं को प्राचीनतम के क्रम में सजाएं। इतिहास लेखन की परंपराओं को प्राचीन नवीनतम का सही इस प्रकार है। प्रारंभिक इतिहासकार लेखक 8वीं शताब्दी ब्रिटिश साम्राज्यवाद इतिहास लेखक 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के शुरू में मार्क्सवादी भारतीय इतिहास के लेखन 20वीं शताब्दी के मध्य में सबअल्टन उपश्रीय अध्ययन 1980 के दशक में अर्थात 20वीं शताब्दी के अंत में। कलिंग में चोल के आक्रमण का मुख्य कारण मशूनिदेश की चुनौती था। कलिंग में चोल के आक्रमण का मुख्य कारण मशूनिदेश से मिलने वाली चुनौती थी। राजेंद्र प्रथम के तिरुमलाई शिलालेख से इस विजय की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि चोल सेना बेकिंग को जीतने के बाद कलिंग में प्रवेश कर विजयादित्य के मित्र कलिंग के पूर्वी गंगा शासक मधुका मानव को दंडित किया है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार राजेंद्र की कलिंग विजय का उद्देश्य गंगा घाटी की ओर अभियान करके अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करना था। राजेंद्र प्रथम के अतिरिक्त राजराज प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम ने भी कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के विशेषाधिकार से सम्मिलित नहीं था? मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के विशेषाधिकार अपने नाम से सिक्कों का चलाना, खुतबा पढ़ाना तथा हाथी पर सवार होना आदि सम्मिलित था, जबकि मस्जिद का निर्माण इनके विशेषाधिकार से सम्मिलित नहीं थे। दिल्ली सल्तनत जनहित के लिए नागरिक और राजनीतिक विषय बनाते थे। खुतबा और सिक्के प्रभुसत्ता के प्रतीक समझे जाते थे। खुतबा एक औपचारिक धर्मोपदेश है जो शुक्रवार के समय पढ़ा जाता था। ऐसे सुल्तान का नाम समुदाय के प्रमुख के रूप में लिया जाता था। इस सिक्कों को जारी करना भी राज्य सत्ता का अधिकार था। सिक्कों पर सुल्तान का नाम खुतबा रहता था। वर्ष 1897 के पूर्व ब्रिटिश काल के दौरान विद्रोह पर विचार करके उन्हें प्राचीनतम के प्रकार क्रमवार सजाएं।
बंगाल का सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1824 में, विशाखापत्तनम विद्रोह 1830 से 34 ईस्वी में, कल्लोहापुर विद्रोह 1844 में, बंगाल तथा बिहार के अस्थाल का विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में। आधुनिकोत्तर इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिहास लेखन के लिए कार्यकरण संबंध तथा कालानुक्रम आवश्यक है। आधुनिकोत्तर इतिहास लेखन, जिसे पोस्ट मॉडर्न हिस्टोग्राफी भी कहा जाता है, इतिहास लेखन की एक ऐसी विधा है जो पारंपरिक इतिहास की मान्यताओं का तारीखों को चुनौती देती है। यह इतिहास को केवल घटनाओं का क्रम न मानकर इस भाषा संस्कृत और संबंधों द्वारा निर्मित एक कहानी के रूप में देखता है। इस विचारधाराओं में इतिहास लेखन के कार्य कारण संबंध तथा कालानुक्रम को आवश्यक नहीं माना गया है, बल्कि अतीत को परिलक्षित करने वाले स्रोत हमेशा किसी अन्य की दृष्टि से लिखित होते हैं। साथ ही इतिहास लेखन में अनुक्रमिक काल के विचार को छोड़ा जा सकता है और ऐतिहासिक स्रोत के अस्थायी तथा परिवर्तनीय अर्थ नहीं होते। जो मैं शुरू कीजिए। एच डावे दी कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ बीबी मिस्टर दी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दी विश्व जोशी रेबिलियन 1857 एंड सिम्पोसियम, बिपिन चंद्र द एपिक स्ट्रगल। नीचे दिए गए विकल्प में से दो सही मिलान चुनें। मुहता नौनसी ख्यात राजस्थान, अमीर खुसरो नूहर सिपीहर, राजा तरंगिनी मलवा, मलिक मुहम्मद जायसी चंदायम, मुल्ला दाऊद फदवत। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद नौसिन की यात्री हयात राजस्थान, अमीर खुसरो नू सिपीहर, राज तरंगिनी कश्मीर, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, मोहम्मद दाऊद चंदयान। कल्ती का अधिकारी जो मोती मत्स्य पालन का निरीक्षण करता था। कनटिकुटी कान प्रमुख मुंशी पल्ला शिवलई, कंडाया शासक मुतुकुदुमी की पदवी, ओवियर कवंतरी जिन्स सम्राट भी आदि गैमन की प्रशांति थी। निम्नलिखित में से किसको नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बेहदशाह विनाश करने वाला कहा जाता है? बख्तियार खिलजी को नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बेहदशाह विनाश करने वाला कहा जाता है। बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत की ओर अभियान करते हुए आनंदपुरी, विक्रमशिला तथा आनंद के विश्वविद्यालय का ध्वस्त कर दिया तथा मात्र 1800 घुड़सवारों के साथ सौदागरों के पदम वेश में सेना की राजधानी नदियों पर धावा बोल दिया है। राजा लक्ष्मण भाग खड़ा हुआ है तथा आक्रमणकारियों ने यहाँ अधिकार करने के बाद भारी लूटपाट की। इस प्रकार तुर्की साम्राज्य प्राय संपूर्ण उत्तरी भारत में छाया गया।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोहम्मदुद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा फरीद पक्का-पटना, शेख बख्तियार काकी दिल्ली, सलीम चिश्ती आगरा। गुरु नानक 1539 ईस्वी में मृत्यु। गुरु हरगोविंद 1644 में मृत्यु। बंदा बहादुर 1716 में मृत्यु। गुरु अहमदाबाद 1574 में मृत्यु। नीचे दिए गए सूचियों से सही लेखक पुस्तक मिलान का चयन करें। हरवंश मुखिया हिस्टोरियंस एंड हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। रिचर्ड एंड तथा पी बेगोनियर पावर मेमोरी आर्किटेक्चर contested fights on India's Deccan plot. François Bernier, Akbar and the Joshua. Abdul Hamid Lahoria, Nigarnama Els Munshi. The foundation of Muslim rule in India. हर्षवंश मुखिया historians and historiography during the reign of Akbar. Rich and तथा पी वैगनर power memory architecture contextual sites on India's Deccan plot. François Bernier Timbrones in the Mughal Empire. Abdul Hamid Lahori Shahnama. M.D.S. Habibullah The Foundation of Muslim Rule India. पेंडाकुलर कोट लिंगनापुलांडा तथा कंदमपुर का संबंध दक्कन क्षेत्रों में था, जबकि झूसी का संबंध उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से था। इस स्थल का प्राचीन नाम प्रतिष्ठानु था। यह इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर स्थित है। पेंडापुर दक्षिण में धुंधली का तट से 10 किमी पूर्व से स्थित प्राचीन ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर साक्षर की टकसाला स्थित थी। कोटा लिंगना पंडवांगो तथा गोदावरी नदी के संगम पर स्थित ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ के मौर्योत्तर युगीन नागरिक जीवन के प्राण मिले हैं। गोंडा तथा गंगापुर आंध्र प्रदेश से स्थित है। यहाँ से पाषाणकालीन प्रमाण मिलते हैं। इब्न बतूता रेहला अब्दुल मलिक इस्लामी फतुह उस सल्तानी जियाउद्दीन बर्नी तारिख ए फिरोज शाही रफी उद्दीन सिराजी तजकीरा उल मुल्क। निम्नलिखित राष्ट्रवादी गतिविधियों पर विचार कीजिए और कथन सही कीजिए। राष्ट्रवादी गतिविधियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सही कथन इस प्रकार है। चौपेकर बंधु ने पुणे में 1897 में 2 अलोकप्रिय ब्रिट अधिकारियों का हत्या की है। वीर सावरकर ने 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभियान भारत का गठन किया था। तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया गया और 6 वर्षों की कठोर कैद की सजा सुनाई है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने
1930 वर्ष की आयु वर्ष 1912 में अल हिल्ला समाचार पत्रों में अपने राष्ट्रवादी विचारों को प्रशासित किया है। वर्ष 1914 में सागर सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली के कारण नाम प्रशासन का दमन किया है। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जीता था? राजेंद्र प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीपों में पहली विजय जागतिक फहराने के उपरांत दक्षिण पूर्ववर्ती एशिया में सैनिक अभियान किया है। इस अभियान के अंतर्गत चोल सैनिकों ने कांडारम तथा श्री विजय की जीत लिया है। कांडारम का राजा संग्राम विजयवर्मन पराजित हुआ था, बंदी बना लिया गया। कांडारम विजय के अंतर्गत राजेंद्र प्रथम ने पन्नई मलई वल्लई बंडूरुम वल्लाईबुडूरुम तथा मंडलिकम क्षेत्रों पर आधारित कर लिया। राजेंद्र प्रथम के इस सैन्य अभियान का विवरण तिरुनावल्लगांडू ताम्रपत्र में मिलता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से बाद में के क्रम निकालानुसार व्यवस्थित कीजिए। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपीय साइंसेस की स्थापना 1825 ईस्वी में। सोसाइटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना 1828 में। बनारस डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1863 ईस्वी में। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1868 ईस्वी में। आर्यभट्ट सिंचाई तमाचा युद्ध अभ्यास परगमन प्रशासन एक अस्पला मनसबदारी। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा दिल्ली में राजधानी नगरों में एक सिरा को बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के 7 नगरों में दूसरा नगर सिरा नाम से 1303 ईस्वी में निर्मित करवाया, जिसे वह शहर ए नौ अथवा नया नगर कहता था। वस्तु इसके निर्माण का उद्देश्य मंगोल आक्रमण से राजधानी को सुरक्षित रखना था। इसके निर्माण में चूने की चिनाई के चारों ओर परतों के काम एवं चुने गए चूने के प्लास्टर के अवशेष मिलते हैं। विद्यमान सीरी की पहचान वर्तमान शाहपुर से करते हैं। अलाउद्दीन ने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला या सीरी का भी निर्मित करवाया है। चोल साम्राज्य का राज्यवन का परिवर्तित नाम है आरुमौली। वैदिक का राजा जो राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण दूसरे के अधीन था। दादा नार्वे पश्चिमी चालुक्य जनरल ईस्ट 1006 में बेल्वेंगी पर आक्रमण किया है। सिंहली राजकुमार जिन्हें चोल सम्राट राजेंद्र का विरोध किया है। कशपा। निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। काम्बोज, गंधार, मत्स्य, अवंती, असम। बेलार द्विशक, अरसर राजा, बेसियार व्यापारी, ग्वालियर मुखिया।
वैशाल कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में स्थान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एस.पी. सिन्हा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में स्थान पाने वाले प्रथम भारतीय एस.पी. सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के गवर्नर जनरल को कार्य परिषद में एक भारतीय सदस्य को नामित करने का अधिकार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को मान्यता प्रदान की गई तथा केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विद्यमान परिषद के सदस्य की संख्या बढ़ाई गई है। निम्नलिखित विवरणों में से सही शासक भवन युगों का चयन कीजिए। इल्तुतमिश, कुतुब मीनार, अकबर, हुमायूं का मकबरा, शाहजहां, जमा मस्जिद दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक, इलाहाबाद का किला, फिल्म बच्चन, दौलताबाद का किला। भारत में रेलवे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। भारत में रेलवे का अग्रणी रॉलेट मैकडोनाल्ड स्टीफेंस था, जिसने इंग्लैंड में कंपनी बनाई थी। 1841 ईस्वी में अंग्रेज सिविल अभियंता जेसु लॉक ने कलकत्ता से दिल्ली तक रेलवे की संभावनाएं पर चर्चा की थी। स्टीफेंस ने कलकत्ता में बीजापुर, बनारस, इलाहाबाद तथा उससे आगे रेलवे लाइन की बात सोची थी। 1853 में बम्बई में भाटी तक आरंभ हुई रेलवे एशिया की शुरुआत होने वाली पहली रेलवे थी। डलहौजी ने 20 अप्रैल 1853 ईस्वी में अपने विश्रांत रेलवे प्रशासन जारी किया तथा जिसे रेलवे की सैनिक और वाणिज्यिक लाभों का वर्णन किया गया है। जेम्स लॉक रॉबर्ट स्टीफेंस, इस्माबर्ग, बोनेट, मैकडोनाल्ड स्टीफेंस इत्यादि को रेलवे विकास के प्रमुख अग्रदूत में रखा जाता है। 1845 ईस्वी में अंग्रेज सिविल अभियंता जोसेफ लॉक ने कलकत्ता से दिल्ली तक रेलवे की संभावनाएं पर चर्चा की थी। वहीं स्टीफेंस ने कलकत्ता से बीजापुर, बनारस, इलाहाबाद तथा उससे आगे रेलवे लाइन की बात सोची थी। 1845 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक एक रेलवे लाइन बनाने के उद्देश्य मैकडोनाल्ड स्टीफेंस ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन किया था। 1853 में बम्बई ठाणे तक आरंभ हुई रेलवे एशिया में शुरू होने वाली पहली रेलवे थी। डलहौजी ने 20 अप्रैल 1853 को अपना विस्तृत रेलवे संचार जारी किया था, जिसे रेलवे की संन्यास और वाणिज्यिक लाभों का वर्णन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जागीर से संबंधित नहीं है? अब्दुल समद फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। हुमायूं जब ईरान में निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था, तब वहां से मीरा सैद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद नामक चित्रकारों को अपने साथ लाया है। इन्होंने मुगल चित्रकला की नबी रखी है। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नियाज़ी उल अस्कर का अब्दुल समद को
विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। ये अब्दुल समस्त के कुछ चित्र जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रवाली में संकलित है। अब्दुल अब्दुल समद सरकार के दरबार में भी रहता था। मनोहर विश्वनाथ दलता मशहूर अब्दुल समद इत्यादि चित्रकार जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। ईसा ईसा के आरंभ में सातवा घाटी में सूतों का निर्माण अधिकांश किस पत्थर से किया गया है? तरियत चट्टान शिष्ट श्वेता घाटी प्राचीन आधार सभ्यता का हिस्सा थी, जहाँ की कला विख्यात है। खास तौर से यहाँ की मूर्ति कला का प्रसार दूर तक हुआ है। इस काल के आरंभ में यहाँ बड़ी मात्रा में स्तूपों एवं बौद्ध मठों का निर्माण हुआ है, जो सामान्यतः शिष्ट अथवा स्तरीय चट्टानों से बनाए गए हैं। वर्तमान में श्वेता घाटी से लगभग 400 स्तूप के अवशेष मिलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। घटनाओं को क्रमिक इस प्रकार व्यवस्थित है। राजपूत दुर्ग द्वारा बादामी चालुक्य की पराजय 754 ईस्वी में प्रतिहार नागभट्टा का शासन 795 से 833 ईस्वी में, सूर्यपाल का शासन 850 से 854 ईस्वी में, महिपाल का शासन 988 से 1438 ईस्वी में, सेन द्वारा पाल शासन का अंत 1150 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत स्थान जहांगीर से संबंधित नहीं है? हुमायूं का मकबरा दीन पन्हार नगर के निकट संत नियाजुद्दीन औलिया के दरबार के पास यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के संरक्षण में अकबर के शासन काल में हुआ था। इससे विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया है। अध्यात्मक उद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा बेग के लिए आगरा में यमुना तट पर करवाया था। कला बुर्ज लाहौर 1617 से 21 ईस्वी का निर्माण जहांगीर के समय प्रारंभ हुआ है। निशातंबा श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण कार्य जहांगीर के समय प्रारंभ होकर शाहजहां के समय पूर्ण हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यवस्था मुगल की मनसबदारी प्रथा से संबंधित नहीं है? खुदकाश्त कृषकों की ऐसी श्रेणी को कहा जाता है जो भूमि के मालिक होते थे और वे अपनी भूमि पर पारिवारिक श्रम द्वारा कृषि करते थे। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मुआविन खान के अनुसार अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत खासी 10 से 5 हजारी तक पद श्रेणी स्थापित की है। मनसब का देहरा प्रतिनिधित्व था। इसे जात पद मनसबदार के वेतन को दर्शाता था। वे सवार पद मनसबदार के घुड़सवार की संख्या की इस प्रकार सवार पद का एक संख्यात्मक पदवी थी। एक नियम के अनुसार अस्पताल 3 अवश्य वाले, 2 अस्पताल 2 अवश्य वाले तथा यक अस्पताल 1 अश्व वाले सैनिक को अपने घोड़े के साथ दाग के लिए हाजिर होना पड़ता था। मुगल अमीर वर्ग की सेवा शर्तों में तब्दी का नियम प्रमुख था। इसके अंतर्गत किसी
अमीर की मृत्यु के पश्चात बादशाह उसकी अंचल संपत्ति जब्त कर लेता है जिसे बकाया वसूली किया जा सके। किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1859 में एक कार्यवाही संचार में यह लिखा था कि साम्राज्य को विभाजित करना प्राचीनतम रोगभयक था और हमारे यही विधेयक होना चाहिए। लॉर्ड एल्फिस्टन लॉर्ड एल्फिस्टन एक ब्रिटिश राजनेता राजनयिक तथा प्रशासक थे। 1818 में 1887 के मध्य में वे बंबई के गवर्नर थे। 1830 ईस्वी में एंटीफर्स्ट ने 6 अन्य सहयोगियों के साथ रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की। यह है 28 नवंबर 1859 को एल्फिस्टन की मृत्यु हो जाती है। 1859 में ही एल्फिस्टन ने एक कार्यवाही सारांश में लिखा था कि साम्राज्य के विभाजित करना प्राचीन रोम विधेयक था और हमारे यही विधेयक होना चाहिए। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1909। अखिल भारतीय हिंदू सभा की प्रथम सत्र 1915। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919। बागोर मध्य प्रशांतकालीन बैरांट और बौद्ध अवशेष आहार्य ताम्र पाषाणीय कलिबंगा परित्यक्त हड़प्पा संबंधित किस वर्ष में लंदन में धन भेजने के लिए निर्गत सिक्के से कमाए गए लाभ से एक स्वर्ण मानक रिजर्व बनाया गया जो आंशिक रूप से विनियमित में आने वाले उतार चढ़ाव को रोकने होने वाले व्यय को पूरा करने और सिक्का ढलाई के लिए चांदी खरीदने हेतु किया गया था। 1900 में शुरुआती यूरोपीय मुद्रा नामक चांदी के नाम पर आधारित है। 1850 तक केवल ब्रिटेन एवं कुछ औपनिवेशिक एवं स्वर्ण मानक पर अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मानक की शुरुआत 1873 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1919 ईस्वी में लंदन में धन भेजने के लिए निर्यात सिक्कों से कमाया गया लाभ से एक स्वर्ण मानक रिजर्व बंबई में बनाया गया जिससे 1902 में लंदन स्थानांतरित किए गया है। यह स्वर्ण मानक रिजर्व आंशिक रूप से विनियमित में आने वाले उतार चढ़ाव को रोकने होने वाले व्यय को पूरा करने तथा सिक्का ढलाई के लिए चांदी खरीदने हेतु किया गया था। भारत में दक्षता उन्मूलन 1843 ईस्वी में महिला भ्रूण हत्या अधिनियम 1870 ईस्वी में ठगी अधिनियम 1834 ईस्वी में ब्रिटिश में दास उन्मूलन 1820 ईस्वी में निम्नलिखित में राज्यों को कालानुक्रमश रूप में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है? राजक्रम उदयाचेरा और संगुतवन करियाकाल देदुसेनियल सिंगनम। बाबर ने निम्नलिखित में से किस कारकों से इब्राहिम लोदी को पानी के युद्ध में पराजित किया था? वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ था। उसने भारत के युद्ध के दौरान प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया था। लोदी की सेना बड़ी किंतु युद्ध में प्रमित नहीं थी। बाबर दौलत खाना लोदी का समर्थक प्राप्त है। उसने भारत में युद्ध के दौरान प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया था।
अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिससे बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी है। इस युद्ध में दौलत खान लोदी ने बाबर को समर्थन दिया था। इब्राहिम लोदी को सेना तो संख्या के रूप से बड़ी थी, परंतु युद्ध कौशल में बाबर की सेना ज्यादा दक्ष थी। तुगलकनामा युद्ध नीति और तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग इत्यादि कारणों से पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम बाबर के पक्ष में रहा है। बाबर ने भारत में युद्ध के दौरान प्रथम बार बारूद का प्रयोग पानीपत में युद्ध में किया था। मोहम्मद शाह प्रथम एवं बाजी नगर के प्रथम के मध्य 1867 में हुआ है। बेलगाम युद्ध और ढाल युद्ध के संबंध में परिषद ने उल्लेख किया है कि इस युद्ध में भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया है। गैर राजतांत्रिक सेनाओं राजतांत्रिक समूह में समकालिक के समक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ किसके दौरान हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उदयगिरि गुहा लेखक में सकर्णिक गणराज्य के प्रमुख सकर्णिक महाराज का उल्लेख मिलता है। इस लेखक से पता चलता है कि गणराज्यों के प्रधान राजा अथवा महाराज की उपाधि धारण करते थे। अलकेतवा के अनुसार सकर्णिक गणराज्य के में प्रथम प्रधान का पद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तक वंशानुगत हो गया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तक सकर्णिक गणराज्य गैर राजतंत्र से नव राजतांत्रिक समूह में परिवर्तित हो गया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के पहले विजिटर के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? एच विलियम 1823 में 1817 में राजमोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर ने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, जो एशिया का पहला आधुनिक शैक्षिक संस्थान था। 1855 में इसका नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया है। लॉर्ड फेंसियंस 1870 में से 1823 मध्य हिंदू कॉलेज का संस्थापक संरक्षक था। 1823 ईस्वी में एच विलियम्स हिंदू कॉलेज का पहला विजिटर किया गया था। नीचे दिए गए अनुच्छेद को प्रश्न के अनुसार उत्तर दीजिए। हड़प्पा से संगठित छावनी सुमेर में पुरोहित द्वारा निर्मित उद्योगों का संकेत देती है। यह मोहनजोदड़ो के लिए पुरोहित राज्य का दर्शावन करने के लिए भी उचित हो सकता है, लेकिन बिंदु वास्तविक या काल्पनिक जयों की स्थानीय अदालत बदली गई अपेक्षा सामाजिक स्थिति के अंतर्निहित संबंध के लिए अधिक उत्तरदायी हो सकता है। वे आम सामान्यीकरण है जो कि समान ऐतिहासिक और भूगोलीय वातावरण में निषेचित आकस्मिक बीजों के उत्पादन दूसरों और ये विशेषताएं अत्यधिक प्रचुर और महत्वपूर्ण स्थानीय परिवर्तन को दर्शाती है। ऐसी मूर्ति कला जैसे हिंदू सभ्यता ने प्रस्तुत की है, उसका सुमेर की मूर्ति कला के साथ वास्तव में घनिष्ठ संबंध नहीं था। कोई भी मोहनजोदड़ो की पत्थर की नक्काशी को टेल अगसमार या मारी की मूर्ति समझने की गलती नहीं करेगा। सिंधु सभ्यता के पक्की मिट्टी के बर्तने मेसोपोटामिया के मिट्टी के बर्तने से बिल्कुल अलग है। हड़प्पा को मोहनजोदड़ो की पूर्ण उत्कर्षण
उत्कर्षण की कला का इतिहास में कोई प्रारूप नहीं है। मोहनजोदड़ो की इस खोज की तुलना मेसोपोटामिया तेल असमय की खोज से की जा सकती है। बर्तनों में घड़ियों के चारों तरफ अंकुरन वाले बर्तन। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रघुनाथ बनर्जी ने किया था। यहाँ से विशाल स्नानगार, अन्नगार, कांसे की नर्तकी की मूर्तियां, पशुपति शिव, यादव शिव की मुहरें, सूती कपड़ा, एवं प्रसर मूर्ति, मुहरे, नृत्य भंड इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से मिलने घुड़रियों के चारों तरफ अंकलाकार वे नृत्य भंड जो मेसोपोटामिया से अज्ञात है। मेसोपोटामिया के टेल अग्रसमर नामक स्थल से प्राप्त नृत्य भंडों में सामान्यता रखते हैं। किस इतिहासकार ने तर्क दिया कि मेसोपोटामिया साथ लाजवार्मनी के व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण है? श्री रतन नगर। श्री रतन नगर 1981 ईस्वी के द्वारा यह तर्क दिया गया कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवार्मनी के व्यापार में गिरावट के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ऐसे तर्क कभी भी सर्वमान्यता नहीं हो सकता, क्योंकि लाजवार्मनी और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध का महत्व कितना रहा होगा, इसकी कल्पना व्यवहारिक रूप में नहीं किया जा सकते। हाल में की गई खोज के आलोक में हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया के संबंध के संदर्भ में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतः मेसोपोटामिया दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज में प्रारंभिक वर्षों में इसके तिथि निर्धारण के लिए मेसोपोटामिया से इसका संबंध महत्वपूर्ण बना रहा है। कुछ इतिहासकार ने दोनों सभ्यताओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया है। इसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यताओं का उदय अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था की प्रति के संबंध में भारतीय स्थिति बनी रही है। हाल की गई खोज में आलोक में यह स्वीकार किया जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया देखकर स्वतंत्र रूप से देखना चाहिए। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस स्थल में टेराकोटा मॉडल का हाल मिला है? बरनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं हड़प्पा, पूर्व विकसित हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं, जिसकी खोज 1973 से 74 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में किया गया था। बरनवाली तथा चोलिस्तान से टेराकोटा मॉडल का हल कलिबंगा से जुते हुए खेत इत्यादि प्राप्त साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के विकसित कृषि के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इस विद्वान ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि हड़प्पा सभ्यता में निरंकुश पुरोहित राजा शासन करते थे।
सटुक अट पिगट। हड़प्पाई राजनीतिक संरचना पर सबसे पहले संवैधानिक प्रकट स्तूप पिटक के द्वारा डाटा गया, जिसे मार्टिनियर वेहियर ने भी स्वीकार किया है। पिटिकर का मानना था कि हड़प्पाई राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य था, जो निरंकुश पुरोहित राजाओं के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जुड़ाव राजधानी से सम्मिलित शासित हो रहे थे। चारक और सुरक्षित के साथ आयुर्वेद के बृहत्तर बड़े तीन में किसको माना जाता है? वाण्यभट्ट। आयुर्वेद में बृहत्तर बड़े तीन चरक सुश्री और वायभट्ट चरक महान कार्य शरीर चिकित्सक थे, जबकि सुश्रु अस्टिक शल्य चिकित्सक वायभट्ट एक महान चिकित्सक और शल्य चिकित्सक दोनों थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयुष मंत्रालय से समाहित नहीं है? प्राचीन चिकित्सक प्रसिद्ध में गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य के वायुष्य प्रणालियों के दृष्टिकोण विकास और प्रकाश के सुनिश्चित करने की दृष्टि से 9 नवंबर 2014 को वायुसेना मंत्रालय का संगठन किया गया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध, हाइपोथेटिक योग, सोवा रंगपा, तिब्बत और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को समाहित किया गया है। भारतीय इतिहास में सिविल अस्पताल के आदर्श स्वरूप का प्राचीनतम संदर्भ किसमें मिलता है? चरक संहिता। भारतीय इतिहास में सिविल अस्पताल के आदर्श सर्वप्रथम प्राचीन संदर्भ चरक संहिता में मिलता है। चरक संहिता कृषि संस्कृति भाषा में लिखित आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो 8 भागों, स्थान तथा 120 अध्यायों से विभक्त है। फाहियान ने भी अपने वर्तमान में बताया है कि वैश्यों द्वारा व्यापारिक स्थापित दातव्य चैरिटी अस्पतालों में आवश्यक बीमारियों का इलाज होता था और औषधि प्रदान की जाती थी। इन्होंने अस्पतालों में रोगियों के लिए अवश्य बनने थे। इस विवरण से चरक द्वारा उल्लेखित सिविल अस्पतालों के भौतिक अस्तित्व की पुष्टि हो जाती है। यदि गद्य में फाहियान ने जिस नगर के बारे में बताई है उसकी पहचान कीजिए। पाटलिपुत्र। दिए गए गद्यांशों में फाहियान ने जिस नगर के बारे में बताया है वह पाटलिपुत्र और फाहियान ने पवित्र बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा करने के लिए 60 साल की उम्र में 399 ईस्वी में भारत आया और 412 ईस्वी तक 14 वर्ष में रहा है। वह स्थल मार्ग से भारत आया और जल मार्ग से चीन वापस गए। फाहियान ने अपने यात्रा का विवरण कोयो की नामक पुस्तक में लिखा है। सम्राट अशोक किस शिलालेख में चित्रित उपचार, लाभकारी औषधियों, जड़ी बूटियों और फसलों के रोपण का राजा द्वारा प्रताप कराने का संदर्भ मिलता है? प्रमुख शिलालेख। सम्राट अशोक के विस्तृत शिलालेख संख्या 2 में चिकित्सा उपचार, लाभकारी औषधि, जड़ी बूटियों और फलों
के रूपन का राजा द्वारा प्रताप कराने का संदर्भ मिलता है। सम्राट अशोक ने अपने राज्य तथा समित राज्यों तथा चोल पांड्य सीता पुत्र केरल पुत्र राम परिणित भवन राज्य तथा उसके आगे भी मानव तथा पशु चिकित्सा का प्रबंध किया है। मार्गों में मनुष्य और पशुओं के पशुओं के उपभोग के लिए कुएं खुदवाए तथा फलदार वृक्ष लगवाए।